मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। आज किला पुलिस स्टेशन के सीआर नंबर 103 2025 जो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री मैडम की कंप्लेंट पर लॉन्च हुआ था, उसमें 3 एक्यूज को मालेगांव कोर्ट में पनाज साफी कोर्ट में हाजिर किया गया, जिसमें हमने जो है प्रभाग नंबर 4 के अधिकारी फैयाज अहमद की तरफ से हमने पैरवी की। पुलिस ने और सरकारी वकील ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी आज मांगी थी और सरकार का ये बोलना है, सरकारी वकील और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, कि इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व है ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसमें इन्होंने और कितने लोगों को बोगस दाखला बनाकर दिया है, इसके लिए हमको उनकी फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत है और ये काफ़ी सीरियस मैटर है। उसके जवाब में हमने कोर्ट को बताया है कि जन्म दाखिले के मामले में छौनी पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर हुई है और किला पुलिस स्टेशन में 1, ऐसे मिलाकर टोटल 4 एफआईआर जो है पुलिस अभी तक रजिस्टर की है। और किला पुलिस स्टेशन की एफआईआर में प्रोसिक्यूशन का, कंप्लेनेंट का ये बोलना है कि 1044 दाखिले जो तहसीलदार के आदेश पर कॉर्पोरेशन ने और प्रभाग ने इशू किए, वो तहसीलदार वाले बोलते हैं कि 1044 दाखिले के ये आदेश ये बोगस है, हमारी तरफ से इशू नहीं हुआ है। हमने कोर्ट को बताया कि इसमें सबसे बेस्ट एविडेंस ये है कि जो 1044 दाखिले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआईटी के पास मौजूद है वो, और जो तहसीलदार की सिग्नेचर है वो सिग्नेचर लेकर आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजिए, उसमें क्लियर एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस आ जाएगा कि ये बोगस है या क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके की सिग्नेचर उन दाखिलों पर है उसे देखकर ये महसूस होता है कि 1044 बोगस सिग्नेचर करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हमने ये भी कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी सब दाखिले जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस के ताबे में है, एसआईटी के पास है, फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ किरीट सुमैया के प्रेशर में एफआईआर की गई है, इसके लिए इनको एमसीआर में लिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष के आर्गूमेंट सुनने के बाद 1 दिन की पुलिस कस्टडी इनको दी है और इंशाअल्लाह इनको कल दोबारा हाजिर करेंगे। साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि इसमें जो है एक एफआईआर में आज हमको जो एडवोकेट खालिद यूसुफ को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली है, जिसको मेन एक्यूज के तौर पर प्रोसिक्यूशन पेश कर रही थी। जब एक आरोपी जिसको एक मुल्जिम जिसको मेन एक्यूज बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, उसको जब सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पुलिस को मिल चुके हैं, तो फिर इनको फिजिकल कस्टडी की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो है 7 दिन के जो प्रेयर था उसको रिजेक्ट करते हुए सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दिए। देखिए, जन्म दाखिला मामले में 2 तारीख को आरोपी क्रमांक 1 फैसल अहमद को बनाया गया था। उसके बाद में 8 तारीख को यानी कि कल रात में 8 बजे आरोपी क्रमांक 2 सिराज, आरोपी क्रमांक 3 फैयाज और आरोपी क्रमांक 4 खरे, ये 3 लोगों को उसमें नए से आरोपी बनाया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरोपी क्रमांक 1 की पैरवी हम कर रहे थे। अभी आरोपी क्रमांक 2 जो है सिराज अहमद रहमतुल्लाह, उनकी पैरवी हमने की। कोर्ट के सामने पुलिसों ने 7 दिन का पीसीआर रिपोर्ट पेश किया और उसके अंदर 3 ग्राउंड्स मेंशन किए, जिसमें ग्राउंड नंबर 1 जो था वो सिराज अहमद के एतबार से था और उसमें सिराज अहमद के बारे में ऐसा एलिगेशन था कि सिराज ने उनकी दूसरी पत्नी का जो बेटा था उसका जन्म जो है तेलंगाना में निज़ामाबाद में होने के बावजूद भी मालेगांव से एक झूठा बनावट दाखला प्राप्त करके सरकार की और महानगर पालिका की दिशा भूल की। हमने कोर्ट को ये बताया कि ये जो एलिगेशंस इसके खिलाफ में हैं और जो 7 दिन का पीसी का ग्राउंड जो पुलिसों का है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। पुलिसों का सिर्फ यही काम है कि किसी को भी अरेस्ट करो, 7 दिन का पीसी मांगो, फिर से पेश करो, फिर से 5 दिन का, फिर से पेश करो, फिर से 4 दिन का। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि प्रीमा फेसी इनके खिलाफ में कौन से एलिगेशंस लग रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इन्होंने दूसरा दाखला बनाया भी है तो किसकी कस्टडी में? बेशक प्रोसिक्यूशन के नहीं, पुलिसों की कस्टडी में। किससे प्राप्त किया? महानगर पालिका से प्राप्त किया। किसके अधिकारियों ने बना के दिया था? महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक एजेंट के मार्फत दिया था। तो ये सब चीज़ें इनके इख्तियार में होने के बावजूद इनको इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में एक्यूज नंबर 2 की क्या ज़रूरत है? तो कोर्ट ने हमारी पैरवी को
मद्देनज़र रखते हुए और हमारी दलील को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को जो है कल तक की पीसी दी है, यानी एक दिन का पीसीआर का आदेश पारित किया है। क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इंटीरियम को कंटिन्यू बेल किया गया है, जो फिर खालिद यूसुफ जी, क्या उस आधार पर रास्ता खुल सकता है? खालिद यूसुफ साहब को जो बेल हुआ है वो इंटरिम को कंटिन्यू नहीं किया गया, इंटरिम को फाइनल किया गया, उनको फाइनल प्रोटेक्शन मिल गया है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब इस एतबार से उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। बेशक आपने सही सवाल पूछा कि इसका बेनिफिट बाकी आरोपियों को जैसे सीआर नंबर 40, सीआर नंबर 51, सीआर नंबर 138 और सीआर नंबर 103 में मिल सकता है। जो लोग एंटीसिपेटरी पे जिन्होंने दाखिल किया है उनको मिल सकता है, और जिनका रोल इनसे सिमिलर है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट खालिद की जो रेगुलर बेल मंजूर की, इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि मालेगांव शहर के साथ जो डॉक्यूमेंट के नाम पर सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट चीटिंग कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इन सबके बीच में हमें अब ये उम्मीद हो गई है कि जिनकी जो लोग बंद है, जिनकी एप्लीकेशन फाइल है यहाँ पर बेल की, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मददगार साबित होगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट अब्दुल अजीम खान और उनकी पूरी लीगल टीम, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की लीगल टीम को आसिफ शेख साहब और मेरी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट इरशाद जागीरदार हैं, इरशाद हनीफ, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। वो ऑलरेडी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन वक्फ का फाइल है। और अभी हमारा एक ऐसा मशवरा हुआ कि जिसमें कल फैयाज को और कुछ लोगों को 103 किले में अटक किए, वो एफआईआर को क्वेश के लिए अब हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार साबित होगा अब। और ये लोग जो एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। सही मायनों में कल 10 जुलाई है, 6 महीना मुकम्मल हो रहा है, मगर मैं इससे पहले भी बोला था कि ये लोग एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देंगी। इनका मकसद सिर्फ मालेगांव शहर के मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ को परेशान करना है, इसीलिए ये सब छचन इस शहर में हो रहा है और कानूनी तौर पर इस पर रोक लगे, ये कार्रवाई चल रही है। आने वाले पीर को 14 जुलाई को यहीं सामने एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर मर्द और ख्वातीन का मालेगांव शहर का सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है, जिसमें तमाम ही लोग शिरकत करें। हम मालेगांव शहर के वकला को भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वकीलों को जो लोग हैं उनको नोटिस, उनको बार बार बुलाना, परेशान करना, ये किया जा रहा है। तो तमाम ही लोग उस धरने में हाजिर रहेंगे और एक तारीखी धरना इस शहर की हिफाजत के लिए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप सब लोगों को मालूम है कि मालेगांव के ऊपर जो मुसीबतें आई पिछले 6 महीने से, किरीट सोमैया नामी एक शख्स ने तकरार किए थे कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं और इन्होंने बोगस जन्म दाखिले बनाए। सिर्फ बोगस जन्म दाखिले नहीं बनाए बल्कि उसका इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ। फिर लैंड माफिया, लॉ माफिया और जो जो उनको बोलना था सारे इल्ज़ामात लगाए। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी कायम की और एसआईटी पिछले 6 महीने से, तकरीबन 5-6 महीने से आया मालेगांव में कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी है कि उसकी तफ्तीश कर रही है। हमारी मालूमात है माशाल्लाह मालेगांव में कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज तक नहीं मिला है। मर चुकी इनकी मेहनत राया जा रही थी। इस दरम्यान में उन्हें कुछ जो ऑर्डर्स दिए गए जन्म दाखिले के, तो कुछ इरेगुलरिटीज दिखी। मिसाल के तौर पे जैसा जो अर्जी है वो एप्लीकेंट एफिडेविट के लिए नहीं आई, ऐसा उनका कहना है। आधार कार्ड जो दाखिल किए वो मुस्तफ़ा दिखे, राशन कार्ड में खाड़ा खोड़े कुछ नाम मुस्तफ़ा दिखे। तो इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के मौजू बाजू को रखा और 4 एफआईआर अलग अलग रजिस्टर किए। पहले 8-10 लोगों के ऊपर एफआईआर किए और फिर दौरान तफ्तीश काफ़ी लोगों को पकड़े। इल्ज़ाम तो उसमें ऐसा है कि भाई ये राशन कार्ड में खुर्द बुर्द किए, आधार कार्ड बोगस बनाए और जन्म दाखिला बनाने का तरीका ये, वे 1 साल के बाद अगर आप जन्म दाखिला बना रहे हैं तो तहसील को पावर दी है। तो तहसील में जब केस दाखिल की जाती है तो वो कारपोरेशन में आया जो तारीख बताई गई है उस दिन जन्म हुआ या मृत्यु हुआ, वो दाखिला मंगाते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
कारपोरेशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू की थी और बताई थी कि भाई हमारे रजिस्टर में इसके नोट नहीं, उसके बेसिस पे एफिडेविट देकर ऑर्डर पास कर दिया। उस वक्त पुलिस ने कारपोरेशन के कुछ अपराध पे दबाव डाली कि भाई ये जो नो ऑब्जेक्शन बता रही है हमारे वहाँ से इशू ही नहीं हुआ है, यानी वो बोगस है और फिर की दस्तखत बोगस। उसमें तवाब नामी ऑफिस, एक गजाला, ऐसे 2-4 लोगों को अरेस्ट किए जो आज तक अरेस्ट है। कुछ एप्लीकेंट जिन्होंने अर्जी लिए तो उनको भी अरेस्ट किए। इसी दौरान इसमें हमारे मालेगांव के वकील खालिद यूसुफ को भी अरेस्ट किया गया था। हालांकि इसी खालिद यूसुफ को प्राण ने 2 महीने बुलाए। वो कंप्यूटर चलाते थे, किसी ज़माने में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उनका, तो पूरी मदद देने के लिए उनकी फाइल में जो जो बेज़ाब्तगी थी, जो जो अधूरेपन थे, वो पूरे इनसे करवा लिए महीना भर आइडिया करके। इस दौरान जो तासुब की लहर चालू है तो कुछ लोग देखते थे कि भाई खालिद तहसीलदार के साथ, फरहान के साथ रात के ऑफिस में 2-2 घंटे तक बैठे हैं, रात के 2-2 बजे तक रिकॉर्ड बराबर करे, तो उन्होंने इनको ही निशाना बनाए और यही असल मुजरिम बोल के इनका नाम डाले। हमने एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी, एंटीसिपेटरी बेल यहाँ की सेशन कोर्ट ने नामंजूर की। हम हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में राजेश पाटिल एक जज है, उनके सामने निकला। हमारी शूमी किस्मत के उस हाई कोर्ट जज ने, बदकिस्मती से बड़े सरकारी वकील ने जो बोला वो गॉस्पेल ट्रूथ है या पत्थर की लकीर समझे, और उस ऑर्डर में तो ऐसा दिए कि ऐसा दिखता है कि ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या को मदद दे रहे हैं। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम ऑर्डर दिया था, 2 महीने से इंटरिम ऑर्डर चालू है। इस दौरान उन्होंने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से खालिद साहब को बेल मिल गई, दोबारा एक ऑफर में फिर इनका नाम डाले। फिर हमने एंटीसिपेटरी बेल मांगे, दोबारा एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई। फिर हम हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट ने भी उसमें इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने खालिद साहब के घर पे नोटिस दिए कि हमको आके मिलो, क्योंकि खालिद साहब यहाँ मौजूद नहीं थे दूसरे ऑप्शन की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके काफ़ी मुखालिफत की। इनके घर की फ़ोटो बताया कि आदमी हमको कोऑपरेशन नहीं दे रहा है। हमने बताया कि वे पुलिस जो है तासुब का ध्यान रखती है, ये वकील इनको कायदा समझता है और इनको नोटिस नहीं दिए, फ़ोन पे बात की जाती थी। ये फ़ोन के रिमार्क्स हमने दाखिल किए कि हम 10 बार पुलिस के पास गए और ये उसका रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने वो देखा, बोले तुम कैसी तफ्तीश चाहते हो, तुम चाहते हैं कि वकील ने इकबाली जुर्म कर लेना, जस्टिस धुलिया बोल के, तो उन्होंने सरकारी वकील काफ़ी बढ़ाया था, काफ़ी बोले। कल भी उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल की कि और भी लोगों के और भी कुछ पकड़े गए, इसमें बहुत तफ्तीश बड़ी होती जा रही है, मुजरिम बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 40 मुजरिम हो गए। अदालत ने कहा कि ये सब हवा दिखता है और लंबी चौड़ी ऑर्डर करके माशाल्लाह इनकी जमानत मुकम्मल की। इनकी जमानत जो है, पुलिस का ऐसा कहना है कि खालिद यूसुफ और दूसरे एक एजेंट है महाजन, जिन्होंने अखबार में छापे थे, तवाब और कारपोरेट, ये 3-4 लोगों को उन्होंने अहम मुजरिम बनाए कि इनका रैकेट है और ये सब इनके अलग अलग रोल है। तो चूंकि अब ये ऑर्डर आ गई है तो इंशाल्लाह उस ऑर्डर की वजह से जितने भी लोग अंदर है सभी को मदद मिलेंगे। आज हमने अदालत से रिक्वेस्ट किया है, आज हमें फाइनल जवाब देना था कि हम आज जवाब नहीं देंगे उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो दोनों ऑर्डर हुए अब तक के, सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दोनों ऑर्डर रद्द किए और जमानत पर यही की। इतने ही नहीं कि अदालत ने कहा खुदा न करता अरेस्ट किए होंगे तो फौरन छोड़ देना। तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि मौजू वही है कि बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का, बोगस डॉक्यूमेंट का, बोगस बनाने का। तो कल तक इंशाल्लाह ऑर्डर अपलोड हो जाएगी। तो आज भी जितने लोगों की जमानत की अर्जियाँ रखी थी, जिसमें हमको हमारा दोबारा जवाब देना था, तो हम आज मुद्दत मांग ली अदालत से, शायद कल या परसों तक ऑर्डर रहेंगे तो वो बताएंगे। और अब खुदा के ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस ऑर्डर के बुनियाद पे तमाम अफराद की जमानत हो जाएगी।